हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक के वीडियो सॉल्यूशंस जो आपका टेस्ट हुआ था। आई होप आप लोग का टेस्ट काफ़ी अच्छा गया होगा। इसमें टोटल 35 क्वेश्चंस थे और 35 के 35 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें आपका पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपके इस टेस्ट में अच्छे मार्क्स आए हैं तो इट मीन्स आपके कॉन्सेप्ट्स क्या काफ़ी अच्छे हैं, बिकॉज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और ये कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। अगर आप कॉन्सेप्चुअली अच्छे हो तो इस चैप्टर को इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यू दिया है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यू दिया है और पूछा है इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। तो पहले तो मैंने आपको थ्योरी में डिटेल में करवा रखा है। जो रिड्यूसिंग एजेंट पूछ ले जाता हो आपसे, जब पूछ ले रिड्यूसिंग पावर, तो वो किसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल डाटा। जो भी आपको रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज दी होती हैं उससे क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जितनी ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू उतनी रिड्यूसिंग एजेंट या रिड्यूसिंग पावर क्या हो जाएगी, हमारे पास कम हो जाएगी। तो दूसरी टाइप से आपसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जब तो आपसे पूछेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग पावर का पूछ ली। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग पावर का तब पूछेगा तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल डाटा। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में ही हम स्टैंडर्ड डाटा यूज करते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो आप इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर दोगे। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास, तो आपको काफ़ी सारा डाटा दिया है रिडक्शन पोटेंशियल का, इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा। तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट वही होगा जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, सबसे लीस्ट होगी। तो सबसे लीस्ट वैल्यू किसकी है यहाँ पे हमारे पास, ये वाला डाटा। ठीक है, ये वाला डाटा क्या है, लीस्ट है, मतलब इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे कम है। जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे कम होगी वो क्या होगा, हमारे पास स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हो जाएगा, हमारे पास जिंक हो जाएगा। जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर सी टिक किया था वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आपको डाटा दिया है, ठीक है, और डाटा किस फॉर्म में दिया है, जिंक से जिंक +2 जा रहा है, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। जब भी जिंक से +2 में जाएगा, ठीक है, आपको एक बात याद रखनी है, जब भी मेटल M+N की फॉर्म में जाता है, मतलब मेटल अपने आयन में जाता है, तो वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। और अगर कोई आयन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है और मेटल में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब उसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो पहली बात, हमें डाटा किस फॉर्म में दिया है, डाटा हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की फॉर्म में दिया है। तो सबसे पहला काम होता है कि आपने इसको रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। तो रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, जस्ट मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा। तो जो हमारे पास डाटा आ जाएगा E0 सेल का, यहाँ पे -0.76 आ जाएगा। और सेकेंड रिएक्शन के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, Fe+2 इलेक्ट्रॉन गिविंग Fe, और यहाँ पे जो हमारे पास डाटा आ जाएगा डेट इज -0.41। ठीक है, ये दोनों हमने कन्वर्ट कर लिए, किसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए, रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। ठीक है, जब हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की फॉर्म में दिया हो, रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में करना हो, तो हम रिएक्शन को सिंपली रिवर्स कर देते हैं और आगे नेगेटिव साइन लगा देते हैं। चलो, ये दोनों रिएक्शन हमने अपने एंड पे लिख लिया। अब उसके बाद क्या करना होता है, हमें आपको रिएक्शन दिया है, अब आपको कैथोड और एनोड इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग ही डिसाइड करना है। जो आपको रिएक्शन गिवन है तो आपने कैथोड और एनोड इसी रिएक्शन के अकॉर्डिंग ही डिसाइड करना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, Fe+2 प्लस जिंक गिविंग जिंक +2 प्लस Fe। तो मुझे बताओ, Fe ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Fe में कन्वर्ट हो गया, तो इसका क्या हुआ है, हमारे पास रिडक्शन हुआ है। Fe+2 का क्या हुआ है, रिडक्शन। तो ये एक्ट करेगा एज कैथोड। जहां पे हमारे पास रिडक्शन होता है वो एक्ट करते हैं एज कैथोड, जहां पे रिडक्शन होगा वो एज कैथोड काम करेंगे। और जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक का हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये एक्ट करेगा एज एनोड। अब E0 सेल का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, E0 सेल का क्या फॉर्मूला होता है, E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। अब कैथोड और एनोड को माइनस करना होता है, बट दोनों डाटा किस में होना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल में, जो हम ऑलरेडी ले चुके हैं। और Fe का कौन सा डाटा लेंगे हम, रिडक्शन पोटेंशियल का, तो वो वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, -0.41 माइनस, ठीक है, एनोड का कितना डाटा है हमारे पास,
0.76 माइनस 0.76 है, तो यहाँ पे माइनस 0.76, कैथोड माइनस एनोड करना होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.41 प्लस 0.76, तो यहाँ पे जो ई सेल की वैल्यू आ जाएगी, ई नोट सेल की वैल्यू आ जाएगी डेट इज 0.35, ठीक है, पॉजिटिव में आ जाएगी 0.35, ठीक है। इस वैल्यू के पॉजिटिव आने का मतलब ही क्या है, ये वाली वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई। इस वैल्यू के पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, ये रिएक्शन बिल्कुल करेक्ट लिखी हुई है, ये सेल हमारे पास वर्क करेगा, ठीक है ना। ई नोट सेल के पॉजिटिव आने का मीनिंग ही क्या है हमारे पास, कि रिएक्शन हमारे पास क्या है, सही लिखी हुई है, और ये वाला सेल क्या करेगा, वर्क करेगा प्रॉपर वे में। आई होप आप लोग का ये क्वेश्चन सही होगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस तो आपको डेफिनेटली आने चाहिए, और ये आपके प्रीवियस ईयर्स में रिपीटेडली पूछे जाते रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन अ कॉपर वायर इज प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ AgNO3, ठीक, कॉपर वायर को AgNO3 के सॉल्यूशन में हमने डिप कर दिया। सपोज करो ये AgNO3 का सॉल्यूशन है हमारे पास, इसके अंदर हमने क्या कर दिया, कॉपर वायर को डिपॉजिट करके रख दिया, कॉपर को रख दिया। अब जो हमारे पास सॉल्यूशन का कलर है वो ब्लू हो जाता है। तो जब मैंने आपको एक और थ्योरी पढ़ाई थी, तब मैंने आपको बता रखा है, जब भी कॉपर का ऑक्सीडेशन होता है, कॉपर का ऑक्सीडेशन होता है, वो कॉपर +2 में कन्वर्ट हो जाता है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके। और कॉपर +2 का कौन सा कलर होता है, ब्लू कलर होता है, ठीक है। इस सॉल्यूशन का कलर क्या होता है, ब्लू कलर होता है। और ये चीज मैं आपको ऑलरेडी थ्योरी में डिटेल में करवा चुका हूं। तो सॉल्यूशन के अंदर ब्लू कलर आया, सॉल्यूशन के अंदर ब्लू कलर आया। ब्लू कलर क्यों आया होगा, बिकॉज कॉपर जो सॉलिड है वो कॉपर +2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और कॉपर +2 का कौन सा कलर होता है हमारे पास, ब्लू कलर होता है। तो जो सॉल्यूशन में ब्लू कलर आया वो किसकी फॉर्मेशन के कारण आया, कॉपर +2 की फॉर्मेशन के कारण आया। आई होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। और ये आपके प्रीवियस ईयर में, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नहीं था, बट सिमिलर इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर +2 आयंस। जो हमारा सोल्यूशन है उसके अंदर कौन सा कलर आ जाएगा, ब्लू कलर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला है आपके सामने, ठीक है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया है। पहले मैं आपको सारे फॉर्मूलाज रिवाइज करता हूँ, ठीक है, सारे फॉर्मूलाज रिवाइज करवाता हूँ, सो डैट आपको क्वेश्चन समझने में इजी हो। सबसे पहले एक होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अंदर रुकावट, और रेजिस्टेंस की यूनिट होती है हमारे पास ओहम, या इसको हम ओहम लिख देते हैं ऐसे। उसके बाद रेजिस्टेंस का ऑपोजिट होता है हमारे पास कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का ऑपोजिट, तो इसकी यूनिट हो जाती है हमारे पास ओहम इनवर्स, या इसको ऐसे लिख देते हैं, या इसी को हम क्या लिख देते हैं, मोह लिख देते हैं। ये तीन चीजें बात आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद जो रेजिस्टेंस होती है वो लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होती है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होती है। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हमारे पास लगता है ρLA। यहाँ पे रो क्या होती है, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रो क्या होती है हमारे पास, रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है ना। और L/A की क्या बोल देते हैं हम, L/A को क्या बोलते हैं हम, सेल कांस्टेंट बोलते हैं। L/A की वैल्यू को हम क्या बोल देते हैं, सेल कांस्टेंट। तो यहां से रो की रेजिस्टिविटी की वैल्यू, रेजिस्टिविटी बोल दो, या इसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी बोल दो, या इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास, R/A/L, ठीक है। इतनी बात सभी को क्लियर हो चुकी होगी। अब जो हमारे पास रेजिस्टिविटी है, इसका ऑपोजिट क्या होता है, रेजिस्टिविटी का ऑपोजिट होता है कंडक्टिविटी, या जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। वो किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, L/R/A, ठीक है। इसको हम कापा से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे L/R/A। अब देखो 1/R को क्या लिख सकते हैं, कंडक्टेंस। यहाँ पे देखो 1/R को क्या लिख सकते हैं, कंडक्टेंस, एंड L/A को क्या लिख सकते हैं, सेल कांस्टेंट। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट, कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। और ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास, काप्पा का फॉर्मूला बन जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। चलो सारे फॉर्मूलाज रिवाइज हो गए, दो और फॉर्मूलाज हैं वो भी याद कर लेते हैं हम, ठीक है। दो और फॉर्मूलाज कौन से हैं, अगर आपसे मोलर कंडक्टेंस पूछ ले, अगर आपसे मोलर कंडक्टेंस पूछ ले, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है काप्पा इंटू 1000, काप्पा इंटू 1000 ओवर मोलैरिटी। अगर आपसे मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला पूछ ले, ठीक है, अगर आपसे किसका फॉर्मूला पूछ ले, मोलर का,
और मोलर के अलावा एक और कंडक्टेंस होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोलते हैं। उसका फॉर्मूला होता है काप्पा इंटू 1000 ओवर नॉर्मेलिटी, काप्पा इंटू 1000 ओवर नॉर्मेलिटी। और ये क्या हो जाएगी हमारे पास, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस इतने से फॉर्मूलास हैं, अगर आप उन्हें याद कर लिए तो डेफिनेटली इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। चलो ये ऐसे ही मैं याद करता हूँ, ठीक है। मेरे को सारे फॉर्मूला याद नहीं होते, ठीक है। मैं एक फॉर्मूला याद करता हूँ, उसी से बाकी सारे क्या कर लेता हूँ, एक सेकंड में ड्राइव कर लेता हूँ। तो ये क्वेश्चन देखो हमारे पास यहाँ पे आपको स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया, कितना दिया है, 0.00419, ठीक है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब हो गया काप्पा दिया आपको, काप्पा दिया आपको 0.00419। उसके बाद आपसे पूछा क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछा है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आपसे पूछा है, चलो ठीक है। उसके अलावा आपको नॉर्मेलिटी कितनी दी है, 0.01। अब इसको हमने सॉल्व करना था, तो अगर हम सॉल्व करेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसके इक्वल आ जाएगा, काप्पा इंटू 1000 ओवर नॉर्मेलिटी। तो काप्पा आपको दिया है 0.00419 इंटू 1000 ओवर नॉर्मेलिटी कितना आ जाएगा हमारे पास, 0.01, ठीक है। इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, देखो 0.00419 इंटू 10⁻²3 लिख लो इसको। अब नीचे क्या है, 10⁻⁻2 है, ऊपर जाके +2 हो जाएगा, तो ये 10⁻2 बन जाएगा। तो 0.00419 इंटू 10⁻5 और ये कितना बन जाएगा हमारे पास, 419 बन जाएगा, ठीक है। इजी कैलकुलेशन से, और इसी फॉर्मूला के बेस्ड के ऊपर आपसे मास्टर कैडर 2022 में भी क्वेश्चन आया है, तो वो भी आपने इजीली कर दिया होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। आपको दिया नॉर्मेलिटी दी है, जो डाटा दिया हो तो उसको लिख लिया करो। नॉर्मेलिटी दी 0.1 नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया आपको 0.012। द रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल कंटेनिंग अ सॉल्यूशन एट द रूम टेम्परेचर वाज फाउंड टू बी, ठीक है। सेल कांस्टेंट मतलब लेंथ ओवर एरिया का वैल्यू क्या दिया हमें, 55, सॉरी रेजिस्टेंस दिया, ठीक है। रेजिस्टेंस दिया आपको 50 ओम, 55 ओम। आपसे पूछा क्या है, लेंथ ओवर एरिया का वैल्यू, ठीक है। सेल कांस्टेंट की वैल्यू पूछी है। तो अब हमें क्या क्या डाटा दिए, काप्पा दिया है, आर दिया है और एल ओवर ए पूछा है। तो मैं जाता हूं ऊपर, जो हमने अभी फॉर्मूलास लिखे हैं कि कौन सा फॉर्मूला हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो आपको काप्पा दिया है, काप्पा दिया है, आपसे सेल कांस्टेंट पूछा है और कंडक्टेंस आपको नहीं दिया, रेजिस्टेंस दिया। तो यहां से देखो हमारे पास काप्पा का क्या फॉर्मूला है, 1/r इंटू एल ओवर ए। बस आपसे पूछा क्या है, एल ओवर ए का वैल्यू पूछा है, एल ओवर ए किसकी इक्वल आ जाएगा, काप्पा इंटू आर, ठीक है ना। तो इस तरह से सिंपल से फॉर्मूलाज होते हैं। तो एल ओवर ए का फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, काप्पा इंटू आर, ठीक, काप्पा इंटू आर, ठीक है ना। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 0.012 इंटू आर कितना है आपको, रेजिस्टेंस 55, ठीक है ना। बस इसी वैल्यू को हमने सॉल्व करना था, ठीक है। ये वाली वैल्यू 0 से कम ही आएगी काफ़ी, अप्रॉक्सीमेट एक बार मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है ना। इसका आंसर आएगा 0.616, सॉरी 0.66 आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन गलत होंगे इसके, ठीक है ना। जो क्वेश्चन बना हुआ है गलत आ रहा है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आएगा, एक सेकेंड, हाँ 0.66 ही आएगा, ठीक है। जो ऑप्शन है ये गलत बने हुए हैं, बट इसके लिए फिर भी आपको 0.B ही ऑप्शन टिक करना पड़ता, ठीक है ना। बाकी ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर हो रखा है, बट इसका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो 0.66 आएगा। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन हमारे पास सही बन जाता, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आपसे डाटा दिया है, कौन कौन सा डाटा दिया है आपको, जिंक से जिंक +2 में जा रहा है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, और इसका ई डाटा कितना दिया है, -0.76। बट हमें रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में चाहिए होता है, तो बाद में हम रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। और Fe+2 में 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके जा रहा है, ठीक है। पहले हम इसको रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो हमें डाटा गिवन है उसको रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इजी रहेगा ना। तो देखो अगर हम जिंक +2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके जिंक में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसके लिए ए का डाटा आ जाएगा 0.76 वोल्ट, ठीक है ना। और उसके बाद Fe+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe के अंदर, तो इसका ई डाटा कितना आ जाएगा हमारे पास 0.41,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव में है तो यहाँ पे वैल्यू पलट जाएगी, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये डाटा हमें दिया है। ठीक है, क्वेश्चन में देख लो जो डाटा दिया था बस जस्ट मैंने उसका रेसिप्रोकल किया है, बिकॉज मुझे किस में कन्वर्ट करना था, रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में कन्वर्ट करना था। उसके बाद आपको सेल दिया है, सेल कौन सा दिया है, Fe+2 प्लस जिंक कन्वर्टिंग इनटू जिंक +2 प्लस Fe। ठीक है, ये आपको रिएक्शन दिया। अब आपको चेक करना है इस रिएक्शन के लिए EMF की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मुझे एक बात बताओ, Fe+2 Fe में जा रहा है तो इसका रिडक्शन हो रहा है, और जिसका रिडक्शन होता है वो एक्ट करता है एज कैथोड, और जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक +2 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये एक्ट करेगा एनोड, मतलब ऊपर वाला एज एनोड एक्ट करेगा, ये वाला एज कैथोड एक्ट करेगा। तो E0 सेल का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड प्रोवाइडेड बोथ आर इन रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, दोनों डाटा आपने किस फॉर्म में लेना है, रिडक्शन पोटेंशियल की, जो हमने रख रखा है यहाँ पे। तो ये एक्ट करेगा एज कैथोड और ये एक्ट करेगा एज एनोड। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यूज पुट करें -0.41 माइनस 0.76, तो अगर हम इसको सॉल्व करके -1.17 वोल्ट। अब माइनस में आने का क्या मतलब है कि ये रिएक्शन एक्चुअल में होगी ही नहीं। ठीक है, ये रिएक्शन फिजिबल ही नहीं है, मतलब जो हमारा सेल है ये वाला वर्क नहीं करेगा। नेगेटिव आने का ही, E0 सेल के नेगेटिव आने का ही क्या मतलब है कि ये वाला सेल हमारा वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर तो हमारा ऑप्शन बी था, बट ये वाली रिएक्शन गलत है। क्यों रिएक्शन गलत है, बिकॉज ये वाला सेल वर्क ही नहीं करेगा। अगर E0 सेल का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है इट मीन्स वो वाला सेल वर्क नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे लिख लो, अगर E0 सेल की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो सेल वर्क करेगा, अगर E0 सेल की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आ रही है तो सेल हमारा वर्क नहीं करेगा। अगर E0 की वैल्यू पॉजिटिव तो सेल वर्क करेगा, अगर E0 की वैल्यू नेगेटिव तो सेल वर्क नहीं करेगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग था और मोस्टली स्टूडेंट्स ने ये गलत किया था। ठीक है ना, इजी क्वेश्चन था बट स्टूडेंट्स ने गलत किया था। बट आपको एक बात तो मैंने करवा रखी है कि जो E0 सेल होता है हमारे पास वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। E0 सेल क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, मतलब किसी रिएक्शन को किसी भी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो उसका डाटा चेंज नहीं होगा। जैसे ये पहली रिएक्शन है, उसके लिए हमें डाटा दिया है Ag++ इलेक्ट्रॉन गिविंग Ag, तो इसके लिए डाटा दिया E0 = x। अब सपोज करो इस रिएक्शन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये रिएक्शन ये बन जाएगी। तो कुछ स्टूडेंट्स को लगेगा E0 की वैल्यू 2x हो जाएगी, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो चाहे किसी भी फैक्टर से आप मल्टीप्लाई कर दो, इसकी जो E0 की वैल्यू है वो हमेशा x ही रहेगी। ठीक है, अगर आप 3Ag+ 3 इलेक्ट्रॉन गिविंग 3Ag कर दो ना, तब भी इसकी E0 की वैल्यू क्या रहेगी, x ही रहेगी, बिकॉज जो हमारे पास E0 सेल होती है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो अब यहाँ पे देखो, अगर आपको जो सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है उसमें यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ये एज एनोड काम करेगा और ये एज कैथोड काम करेगा और ये एज कैथोड काम करेगा। तो E0 सेल का क्या फॉर्मूला होता है, E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान से अगर देखो, अगर इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, E0 में कोई चेंज नहीं आएगा, E0 हमारा x का x ही रहेगा। ठीक है, E0 सेल किसके इक्वल आ जाएगा, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, और दोनों रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में दिए हैं। तो कैथोड कौन सा हो जाएगा हमारे पास, कॉपर वाला, तो कॉपर वाला कौन सी वैल्यू y, और एनोड कौन सा हो जाएगा Ag वाला, उसकी वैल्यू दी हमें x। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा y - x। ठीक है ना, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने y - 2x टिक किया होगा, वो गलत है। ठीक है ना, y - 2x नहीं आएगा, इसका करेक्ट आंसर आएगा हमारे पास y - x। तो जिन भी स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन गलत था उनको डेफिनेटली इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख लेना है, और जिन भी स्टूडेंट्स को ये वीडियो सोल्यूशन क्लियर नहीं हो रहे, ठीक है, उनको डेफिनेटली पहले थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, तभी वो इन क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद देखो, आपको एक सेल दिया है और उसकी रिप्रेजेंटेशन पूछा है। ठीक है, एक सेल दिया है और उसकी रिप्रेजेंटेशन पूछा है। तो अगर हम ध्यान से देखें, जहाँ पे जो H2 है वो H+ में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, इस रिएक्शन में H2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, H+ में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, H2 H+ में कन्वर्ट हो रहा है। और जब भी हम हाइड्रोजन लेते हैं, तब हम साथ में जो इलेक्ट्रोड है वो कौन सा यूज़ करते हैं, प्लेटिनम यूज़ करते हैं।
साथ में जो इलेक्ट्रोड होता है वो प्लेटिनम यूज़ करते हैं। आपको जनरल पैटर्न तो पता है कि हमारे पास एनोड होता है, फिर हम सॉलिड ब्रिज लगाते हैं, फिर हमारे पास क्या होता है कैथोड। एनोड पे क्या होता है हमारे पास ऑक्सीडेशन होता है, मतलब M+2 में कन्वर्ट हो जाता है, फिर डबल ब्रिज जाता है और यहाँ पे क्या होता है हमारे पास रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पे रिडक्शन होता है। अब H2 से H पॉजिटिव जाना, H2 में ऑक्सीडेशन स्टेट थी 0, H+ में थी +1, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है ऑक्सीडेशन, मतलब H2 का क्या हुआ है ऑक्सीडेशन हुआ है। और यहाँ पे Ag+ की फॉर्म में है, AgCl मतलब Ag+ की फॉर्म में Ag में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये क्या हो गया बेसिकली रिडक्शन। तो हमें इतनी बात तो क्लियर हो चुकी है, जो H2 वाला वो है लेफ्ट साइड में आएगा और जो Ag वाले हैं वो राइट साइड में आएंगे। और यहाँ पे देखो ये वाला ऑप्शन कट जाएगा क्योंकि AgNO3 तो हमें दिया ही नहीं, हमें AgCl दिया है, ठीक है ना, तो ये वाला ऑप्शन भी कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे Ag लेफ्ट साइड में आ गया, ये भी कट जाएगा। थर्ड ऑप्शन देखो, यहाँ पे प्लेटिनम H2HCl मतलब H2H+ में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, एनोड है, और यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन डी में क्या गलती है, यहाँ पे HCl की जगह उन्होंने KCl दे दिया, ठीक है, क्योंकि H2H+ में कन्वर्ट हो रहा है तो हमें वहाँ पे H+ का सोर्स ही रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी फेमस है, आपको सेल रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। उसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन आपको, ठीक है, ये नर्स्ट इक्वेशन के बेस्ड क्वेश्चन है। तो हमारे पास जो नर्स्ट इक्वेशन होती है डेट इज ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 ओवर n इंटू लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स, ठीक है। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है हमारे पास नर्स्ट इक्वेशन का। तो अगर हम ध्यान से देखें, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल भी लिख सकते हैं, माइनस जो ये वाला फैक्टर होता है 0.0591, अगर आपको कैलकुलेशन टफ लगे तो इसको आप सिंपली 0.02 ले लिया 06 ले लिया करो, ठीक है, राउंड ऑफ करके, ओवर n इंटू लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स। और यहाँ से हमारे पास रिएक्शन क्या बन जाएगी, ठीक है, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर +2 एक्वस गिविंग Zn+2 प्लस कॉपर, ठीक है ना। और कॉपर +2 की कंसंट्रेशन दी है 0.1 और जिंक +2 की कंसंट्रेशन हमारे पास दी है 1 मोलर, ठीक है ना। तो पुट कर लो वैल्यूज, ई सेल किसके इक्वल आ जाएगा, ई नॉट सेल की वैल्यू आपको 1.10 दी है, माइनस 0.06 ले लेता हूँ अप्रोक्सीमेट, ओवर n कितना है 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो 2 आ जाएगा n इंटू लॉग प्रोडक्ट्स में क्या आ रहा है जिंक +2, ठीक, कॉपर को जो सॉलिड होते हैं उनको हम कंसीडर नहीं करते, तो ऊपर आएगा जिंक +2 और नीचे आ जाएगा हमारे पास कॉपर +2, ठीक है। इतना तो सभी ने किया होगा। उसके बाद बस इसको सॉल्व करना था हमारे पास, ठीक है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो वैल्यूज ही पुट करनी है अभी तो ई सेल किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 1.10 माइनस 0.06 ओवर 2 इंटू लॉग, ठीक है, जिंक +2 की कंसंट्रेशन कितनी है 1 और कॉपर +2 की कितनी है 0.1 दी है, तो 1 ओवर 0.1, हाँ ये दी है, तो ये ऊपर जाकर 10⁻⁻1 बन जाएगा, ठीक है ना। चलो मैं करके दिखाता हूँ पूरे स्टेप्स आपको। तो ई नॉट सेल किसके इक्वल आ जाएगा 1.10 माइनस 0.06 डिवाइड बाई 2 लॉग 10⁻⁻1 लिख सकता हूँ। अब जो -1 होता है लॉग में जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो -1 आगे आ जाएगा, तो ई सेल इज इक्वल टू 1.10 प्लस 0.06 डिवाइड बाई 2 इंटू लॉग 10, ठीक, -1 जो था वो यहाँ पे आगे आ गया, तो -1 आगे आ गया तो प्लस हो गया, तो इतनी लॉग की प्रॉपर्टीज तो आपको आती होंगी। तो ई सेल किसके इक्वल आ जाएगा 1.10 प्लस 0.03, लॉग 10 हमारे पास 1 ही होता है, तो 1.1 प्लस 0.03 अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा 1.07 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेट हमारा यही वाला आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी। हाँ, अगर आप 0.06 ना लेके 0.0591 लेते तो आपका एक्यूरेट आ जाता, बट हमें तो अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना था। देखो बाकी सारे ऑप्शन दूर दूर हैं, तो अप्रोक्सीमेट हमारा आंसर आ चुका है। आई होप आप लोग को ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। और लोग करने को मैं इसको 2 स्टेप में भी कर सकता था, बट जिन स्टूडेंट्स की, ठीक है, थ्योरी थोड़ी वीक है वो भी यहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपसे यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है, ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको इक्वेशन पता है ई सेल क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 ओवर n लॉग
प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन रेज टू पावर देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम ई सेल किसके इक्वल हो जाता है, हमारे पास 0 के इक्वल हो जाता है, और जो लॉग केपी लॉग प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन किसके इक्वल हो जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी के इक्वल हो जाता है। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, 0 इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ठीक है ना, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 ओवर एन, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने दिए हैं 2 लॉग केसी, तो आपसे केसी ही पूछा है, तो ई नॉट सेल किसके इक्वल आ जाएगा 0.591 ओवर 2 लॉग केसी, तो केसी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 10 की पावर ई नॉट सेल इंटू 2 डिवाइड बाई 0.0591, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 10 की पावर, ठीक है। ई नॉट सेल आपको कितना गिवन है, ई नॉट सेल गिवन है आपको 0.295 इंटू 2 डिवाइड बाई 0.0591, ठीक है। अगर देखो ध्यान से ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, क्या है 10 टाइम्स है, ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 10 की पावर 10, ठीक है ना। ऊपर वाली वैल्यू को आप कैलकुलेट कर लेना, आपका 10 इजीली आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये वाला काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसका आपको फॉर्मूला ही याद करना पड़ेगा, जो हमारे पास आयनिक मोबिलिटी होती है, आयनिक जो मोबिलिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है आयनिक कंडक्टिविटी, जो आपको दिया है लैम्डा, आयनिक कंडक्टिविटी मतलब आयन की कंडक्टिविटी, आयनिक कंडक्टिविटी ओवर 96500, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद कर लो, ठीक है, ग्रेजुएशन बेस्ड पेपर्स में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइड बाई 96500, अगर इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो इस हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, देखो इसको ऐसे करते ना, 5 डिवाइड बाई 0.965 कर लेते हैं, ठीक है। हम तो अप्रॉक्सीमेट आंसर निकालना है, बिकॉज आगे वाली सारी वैल्यूज डिफरेंट है, तो ये अप्रॉक्सीमेट 9.545 होता है, बट ये 5 से थोड़ी सी आगे चली जाएगी, तो 5.2 हो जाएगा अप्रॉक्सीमेट, ठीक है ना। तो देखो ऐसे ही ऑप्शन टिक हो जाएगा, ऑप्शन बी, जो हम आगे वाला वैल्यू था उसी से चेक कर लिया आंसर, बिकॉज आगे वाला वैल्यू क्या था, सारे डिफरेंट थे, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कैलकुलेशंस को मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कोहलर-राश रूल के बेस्ड है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमारा कोहलर-राश रूल के बेस्ड है। तो इसमें आपको डाटा गिवन है क्या, NaCl का, NaCl कैसे ब्रेक होगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस, और आपको गिवन है KBr का डाटा, तो ये कैसे ब्रेक होगा K प्लस प्लस Br माइनस, आपको KCl का डाटा भी दिया है, तो वो कैसे ब्रेक होगा K प्लस प्लस Cl नेगेटिव, और आपको फाइंड आउट किसका करना है, NaBr का फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। आपको किसका फाइंड आउट करना है, NaBr का फाइंड आउट करना है, मतलब Na प्लस चाहिए आपको और साथ में Br माइनस चाहिए, ठीक है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या बता रखी है मैंने आपको, कोहलर-राश रूल के बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको Na प्लस चाहिए एक तो, और एक Br चाहिए, तो दोनों चाहिए आपको, दोनों को ऐड करना है, तो 1 और 2 को तो ऐड कर दो, जो नहीं चाहिए उसको माइनस कर दो, ठीक है ना। तो हम अगर 1 + 2 करेंगे और -3 कर देंगे, तो हमारे पास Na प्लस और Br माइनस ही बचेगा। आप ऐड करके देख लो सिंपली, ठीक है ना, Na प्लस प्लस Cl माइनस, ठीक है, 2 को ऐड करेंगे K प्लस प्लस Br माइनस, ठीक, फिर K प्लस और इनको माइनस कर देंगे, K प्लस और Cl माइनस को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो देख लो कौन कौन सी वैल्यूज कट रही हैं, K प्लस से K प्लस कट जाएगा, Cl माइनस से Cl माइनस कट जाएगा, Na प्लस और Br माइनस चला जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बातें हैं, इजीली हम क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो ये कोहलर-राश रूल की बेस्ड होता है, 1 और 2 को हम ऐड कर देंगे और 3 को क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो 126 प्लस 152 माइनस 150, ठीक है ना, तो 126 प्लस 2 बच जाएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा 128। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर कौन सा बन जाएगा 128 बन जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी के अंदर क्या है मेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ई नोट आपको डाटा दिया है और रिएक्शन का पूछा है, तो आपको डाटा दोनों रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में दिया है, ये अच्छी बात है। तो आपको पहले डाटा दिया है Fe+2 से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Fe में कन्वर्ट हो रहा है, तो जहाँ पे जो डाटा दिया है आपको डेट इज -0.441 वोल्ट, और जो दूसरा है आपके पास Fe+3 से 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके Fe+2 में कन्वर्ट हो गया, ये भी रिडक्शन का डाटा है, और यहाँ पे वैल्यू दी आपको 0.771 वोल्ट,
और आपसे पूछा किस रिएक्शन के लिए है, Fe गिविंग 3Fe+3 गिविंग 2Fe+2। ठीक है, आप इसको ऐसे कर लो, Fe+3 गिविंग, यहाँ पे भी 3 है, ठीक, 2Fe+2 कर लो और साथ में Fe+2 कर लो। ठीक है, ऐसे लिख लिया, कुछ नहीं है, मैंने इजीली करने के लिए। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, Fe+3 से Fe+2 में क्या जा रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। जो ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेशन होगा वो एज एनोड काम करेगा। सॉरी, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है बिकॉज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये रिडक्शन हो रहा है बेसिकली हमारे पास। ठीक है ना, लोअर +3 से +2 डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो हमारे पास रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो ये एज कैथोड काम करेगा। और Fe से Fe+2 में ये कैसे एक्ट करेगा हमारे पास, ये एक्ट करेगा एज एनोड। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये एक्ट करेगा एज एनोड। तो कुछ नहीं करना, कैथोड माइनस एनोड करना है। कैथोड का डाटा कितना है, Fe+3 से Fe+2 का 0.771 माइनस एनोड का डाटा कितना है आपके पास, -0.441। ठीक है, तो इसका अप्रॉक्सीमेट आंसर कितना बनेगा, दोनों ऐड हो जाएंगे तो 1 पॉइंट समथिंग बन जाएगा, 1.212 ही होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इसका करेक्ट आंसर क्या था। हाँ, ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन तो आप कर सकते हो, आपसे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी पूछा है, तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्या, E0 रिडक्शन पोटेंशियल के डाटा की। तो बस यहाँ पे आप देख लो, रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू सबसे कम किसका है, ये वाले का, मतलब O का सबसे ज़्यादा होगा रिड्यूसिंग पावर, फिर N का, फिर M का। ठीक है, ONM क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए के अंदर क्या है, मेंशन है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इजी क्वेश्चन है ये तो। हमारे पास 1 मोल, ठीक है, MnO माइनस MnO2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा बेसिकली। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो 1 फैरेड ट्रांसफर होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो 2 फैरेड ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, MnO4 माइनस कन्वर्ट हो रहा है MnO2 में, तो यहाँ पे Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +7 है, और यहाँ पे क्या है, +4 है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट तो आपको निकालना आता होगा। ठीक है ना, मैंने आपको रिडॉक्स में सिखा दिया डिटेल में, जिनको नहीं आता वो देख लेना। तो यहाँ पे Mn जो +7 से Mn+4 में जा रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन कैसे होगा, बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है। अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है तो टोटल चार्ज ट्रांसफर कितना होगा, 3 फैरेडे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर क्या था, 3 फैरेडे था। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर आएगा 3 फैरेडे। चलो, बाकी के सोल्यूशन में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। आई होप आप लोग को पहले 15 क्वेश्चंस के जो वीडियो सोल्यूशन है वो क्लियर हो चुके होंगे, आपको पता चल चुका होगा कि आपने किस किस क्वेश्चन में कहाँ पे मिस्टेक किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।